नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम। आई मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारी बड़े जोर शोरों से चल रही है। पार्टियों के स्तर पे ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं, तो उन मुद्दों को भी तलाशा जा रहा है जिनसे पार्टियों को चुनाव में लाभ मिल सके। इसी के तहत पिछले कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की, जिसमें निचले तबके अगड़े और पिछड़े के बीच एक गंभीर खाई सामने निकल के आई। वहीं ब्राह्मण को बहुत आबादी में कम प्रतिशत दिखाया गया, वहीं सबसे अधिक यादवों को दिखाया गया। दलितों में एबीसी वर्ग नए क्रिएट किए गए। तरह तरह की बातें हुई। अगरों में जो लालू यादव के ज़माने में भूरा बाल यानी कि भुइयाँ, राजपूत, ब्राह्मण और कैस्ट की बात की गई थी, उनकी भागीदारी में थोड़ी कमी दिखाई गई है। ऐसे में अब इन लोगों ने अपनी तरफ से ये आवाज़ उठानी शुरू की है कि उनकी सत्ता में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी किस हद तक, कहाँ तक रहेगी, इस पर सवाल उठने, बहस होने जरूरी है। ब्राह्मणों का कहना है कि देश में जिस तरह मुस्लिम कम आबादी हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से आखिर अगर बिहार में ब्राह्मणों की आबादी कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक क्यों ना माना जाए। हालांकि जातीय गणना की रिपोर्ट चुनावी हथकंडे अधिक नजर आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार यानी भाजपा सरकार के विरोध में इंडी अलायंस की जो नींव रखी गई है, उसके बाद पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में जातीय गणना की करवाने की मांग उठी है। तो ये लिहाजा यह बड़ा मुद्दा हो सकता है। बीजेपी को भी इस पर थोड़ा सोचने पर विवश कर रहा है, लेकिन क्या भागीदारी जातियों के हिसाब से होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो ब्राह्मण इस लिहाज से क्या सोचते हैं, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है। देश के मानस पटल पर जिसके विरोध में इतनी बड़ी लामबंदी वर्षों से चली आ रही है, उन ब्राह्मणों का आखिर क्या कसूर है, क्या योगदान है, इस पे भी सवाल उठाएंगे। जातीय जनगणना के बहाने ही सही, आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में और विकास में ब्राह्मण जाति की। दरअसल समाज में एक ऐसा तबका भी है जो हमेशा ब्राह्मणों से नफरत और असहज महसूस करता आया है, बल्कि उसका पूरा सामाजिक ताना बाना और स्थिति ही ब्राह्मण विरोध पर टिका है। जनसंख्या अनुपात में सबसे कम होने के बावजूद ब्राह्मण का प्रखर अस्तित्व हमेशा से उनकी सोच में चुनौती कायम किए हुए है। अपनी प्रतिभा, मेहनत व लगन से ब्राह्मण विशिष्ट बने हुए हैं। ब्राह्मण विरोधियों में बस एक ही चिंता है कि देश की आबादी प्रतिशत में सबसे कम ब्राह्मण देश की 80% जगहों पर कैसे बैठे हैं, इसे कैसे उखाड़ फेंका जाए। आज़ादी के बाद से आज तक यह अनुपात घटाने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनके सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं सामने आए। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या गुट ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद का इस्तेमाल या विरोध अपने राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति या अपने हित साधने के लिए करते आए हैं। इसे कौन नहीं जानता और समझता है। अतीत में देखें तो उत्तर दक्षिण भारत में जाति भेद का पहला शिकार ब्राह्मण ही हुआ है, इसलिए इसका विरोध आंदोलन के रूप में सामने आया। दलित समाज के नेताओं ने इसे अपना खास हथियार बनाया और ब्राह्मण विरोध की कमान संभाली, और धीरे धीरे यह आंदोलन कई धाराओं में चल पड़ा। बिहार सरकार ने जाति गणना के अपने आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिनमें से 36% के साथ ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। ब्राह्मणों की आबादी 90 साल पहले बिहार में 4.7% थी, लेकिन अब उनकी संख्या 3.65 रह गई है। बिहार की नई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है,
बिहार में ब्राह्मण समुदाय की आबादी भले ही देश के दूसरे राज्यों से कम हो, लेकिन सियासी वर्चस्व में कोई कमी नहीं रही। 1960 में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम बन गए थे। यही वजह थी कि बिहार में सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक 5 ब्राह्मण समुदाय के नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से अलग हो गई। 60 के दशक में ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता थी। आज़ादी के बाद बिहार का ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। हालांकि सत्ता की कमान 60 के दशक में मिली। 1960 से 1970 के दौरान बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गए थे। कांग्रेस में विनोदानंद झा और ललित नारायण मिश्र ब्राह्मण समुदाय के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे। ललित नारायण मिश्रा केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे तो विनोदानंद झा ने राज्य की सियासत में अपनी जड़ मजबूत की। साल 1961 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने अपने नेता मैथिल ब्राह्मण विनोदानंद झा को चुना था। यहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली। हालांकि वह ठेठ मिथिला के नहीं थे, बल्कि मौजूदा झारखंड इलाके से चुनाव जीतकर आते थे। इसके बाद 1972 में केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। केदार पांडे पश्चिम चंपारण इलाके से आते थे, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के बीच में अपनी साख नहीं स्थापित कर सके थे। हालांकि 70 के दशक में बिहार के सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को राजनीति में अलग पहचान दिलाई और सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1975 में जगन्नाथ मिश्रा पहली बार मुख्यमंत्री बने और आपातकाल के दौरान सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद 1980 में दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ मिश्रा के बाद 1983 में ब्राह्मण समुदाय से बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और करीब 3 साल तक सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद कांग्रेस ने मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया। 80 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति बदलने लगी थी। बीजेपी अगरों के बीच अपनी जड़ें जमाने में जुटी हुई थी और जनता दल का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को तीसरी बार 1989 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला। उन्हीं के नेतृत्व में 1990 में बिहार चुनाव हुए। बिहार में जनता दल ओबीसी समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, जिसके चलते जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपना अलग अलग राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ समुदाय की बजाय यादव, ओबीसी, मुस्लिम और दलित समुदाय के अलावा राजपूतों को एक साथ लाकर अपना दुर्ग मजबूत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी सत्ता संभाली, लेकिन ब्राह्मणों को कोई खास अहमियत नहीं मिली। बिहार में पिछले 3 दशकों से ब्राह्मण पूरी तरह से हाशिए पर चले गए। 1990 के बाद कांग्रेस न कभी बिहार की सत्ता में आई और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। हालांकि 2015 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जरूर जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि बीजेपी के राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा तबका उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। मंडल की राजनीति के बाद भले बिहार में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए हों, लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि वह जीत हार के समीकरण में सबसे अहम फैक्टर है, जिन्हें नजरअंदाज किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। बिहार की राजनीति बदली और धीरे धीरे ब्राह्मण सियासत हाशिए पर चली गई। आखिर ब्राह्मण इतना महत्व क्यों रखते हैं? ब्राह्मण ने देश के लिए क्या किया? तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। दरअसल ब्राह्मण होने पर हमें गर्व करना चाहिए। ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने हमारी संस्कृति, पांडुलिपियों को बचाया। उन्होंने कभी भी इस्लामवादियों की तरह व्यवहार नहीं किया, फिर भी उन्हें दोष देना है। प्राचीन जमाने में क्षत्रियों को शास्त्र, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने का दायित्व ब्राह्मणों पर ही था। राजा के मुख्य सलाहकार ही ब्राह्मण थे, जो उन्हें न्याय, कूटनीति, धर्म आदि मुद्दों पर सलाह देते थे। मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ आदि से भी राजा को एक महान योद्धा बनाते थे।
विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना महान ब्राह्मण व्यास ने ही की थी। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखकर रामायण को घर घर तक पहुंचाया। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन्हीं पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं। ब्राह्मणों की चिंता राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कुछ राज्यों तक ही सीमित है। ब्राह्मणों की चिंता वर्तमान समय में कर्नाटक, तेलंगाना और एमपी जैसे कुछ एक राज्यों में ही क्यों है? राज्य हो या केंद्र, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए बार बार अपनी प्रतिबद्धता जताती है। कम आबादी वाले को विशेष संरक्षण व पोषण का अधिकार दिया जाता है। बिहार जैसे राज्य जहां हाल ही में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की है, इस लिहाज से ब्राह्मण भी अल्पसंख्यक ही हुए तो ब्राह्मण समुदाय को विशेष लाभ मिलना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। एक ने तो फेसबुक पर मजाकिया लिहाज में लिखा कि पहले सरकार ने कहा परिवार नियोजन अपनाओ, अब कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। ये तो हुई सोशल मीडिया की बातें, लेकिन क्या आपको पता है भारत में कौन से राज्य हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए कुछ सोचा या किया है? इस मामले में आप तेलंगाना की भी तारीफ कर सकते हैं, जहां हिंदू पुजारियों का मानद वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। धूप दीप नैवेद्य योजना के तहत पुजारियों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। पहले के नियमों के मुताबिक धूप दीप नैवेद्य योजना के तहत पुजारियों को केवल 2,500 रुपये मिलते थे। पहले धूप दीप नैवेद्य योजना केवल 1805 मंदिरों में लागू की गई थी। राज्य सरकार राज्य के सभी 6,541 मंदिरों में धूप दीप नैवेद्य योजना लागू कर रही है। इस लिहाज से तो हमें कर्नाटक की तारीफ भी करनी चाहिए। कर्नाटक में राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड है। इस राज्य में एक योजना के तहत गरीब ब्राह्मण से शादी करने पर लड़की को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये और दूसरी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए 25,000 रुपये देने के प्रावधान है। अरुंधति और मैत्रेयी योजनाओं में पहली योजना के तहत 25 ब्राह्मण महिलाओं को 3-3 लाख रुपये के फाइनेंशियल बॉन्ड या पैसा उन ब्राह्मण महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर पुजारियों से शादी करेंगी। वहीं दूसरी योजना के तहत 550 महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा उन्हें मिलेगा जो अपने समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में शादियां करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण होने पर गर्व होना चाहिए। दरअसल ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने हमारी संस्कृति पांडुलिपियों को बचाया। उन्होंने कभी भी इस्लामवादियों की तरह व्यवहार नहीं किया, फिर भी उन्हें दोष देना है। प्राचीन जमाने में क्षत्रियों को शास्त्र अस्त्र की शिक्षा देने का दायित्व ब्राह्मणों पर ही था। राजा के मुख्य सलाहकार ब्राह्मण ही थे जो उन्हें न्याय, कूटनीति, धर्म आदि मुद्दों पर सलाह देते थे। मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ आदि से वे राजा को एक महान योद्धा बनाते थे। विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना महान ब्राह्मण व्यास ने ही की थी। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखकर रामायण को घर घर तक पहुंचाया। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं। महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य यानी चाणक्य को कौन भुला सकता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान योद्धाओं को उदय हुआ। संस्कृत भाषा के जन्मदाता ब्राह्मण ही है जो सारी भाषाओं की जननी है। कालिदास, जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है, विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मण की महत्ता पर विद्वानों का अलग अलग तर्क है। वहीं अथर्ववेद की 5:19-10 में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा व तिरस्कार की बात सोचने मात्र से ही सोचने वाले का सर्वस्व
पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण दान देने पे आया तो दधीची, दान लेने पे आया तो सुदामा, परीक्षा लेने पे आया तो भृगु, तपोवन पे आया तो कपिल मुनि, अहंकार को दबाने पे आया तो अगस्त मुनि, धर्म को बचाने पे आया तो आदि शंकराचार्य, नीति पे आया तो चाणक्य, हिंदुत्व रक्षक एवं स्वराज स्थापना पे आया तो पेशवा बाजीराव, नेतृत्व करने पे आया तो अटल बिहारी वाजपेयी, बगावत पे आया तो मंगल पांडे, क्रांति पे आया तो चंद्रशेखर आजाद, संगठित करने पे आया तो केशव बलिराम हेगरवार, संघर्ष करने पे आया तो विनायक राव सावरकर, निराश हुआ तो नाथूराम गोडसे और क्रोध में आया तो परशुराम है। फिर भी वर्तमान समय में ब्राह्मणत्व को बचाने की जरूरत है। महाभारत में युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद में कलयुग का लक्षण बताते हुए ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि जो जो कलयुग बढ़ेगा ब्राह्मणों और पापियों के बीच संघर्ष बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जन्मना ब्राह्मण घमंड न करे, क्योंकि यदि आपने शास्त्र का पाठन वाचन छोड़ दिया तो आपका ब्राह्मणत्व ही नष्ट प्राय ही है। तभी रामायण में कहा गया है कि जब ब्राह्मण प्रलाप करने लगे तो समझना कलयुग पूरे चरम पर है। सनातन शास्त्र विरोधी कम्युनिस्ट, शास्त्र विहीन संघ एवं शास्त्रच्युत व्यक्तिवादी पार्टीवादी ब्राह्मणों को देख लीजिए। ये प्रलापी ब्राह्मणों की श्रेणी में रखे जाने योग्य है। ये केवल जन्मगत ब्राह्मण रह गए हैं। कर्म उनका म्लेच्छ जैसा हो चुका है। शास्त्र में म्लेच्छ की एक परिभाषा यह भी है कि तो वो वेदों को न मानता हो। अब शास्त्रों को न मानने और उस पर न चलने वाले उपयुक्त जन्मना ब्राह्मण म्लेच्छ सदस्य ही तो हुए ना। यह सच है कि योग्यता जातिगत नहीं होती, परंतु यह भी सच है कि परिवेश आपकी योग्यता को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।